हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास हमारी है, इस क्लास के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर का एक चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर को आज की क्लास के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चूंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो अभी जो क्लास हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, और जो इसका पार्ट 2 होगा उसके अंदर रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के लिहाज से बात करें तो एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से, इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो बहुत ठीक से इस क्लास को आप देखिएगा। मेक श्योर आपके लिए क्लास काफी हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर और बिजनेस स्टडीज के अंदर तमाम सारे कोर्सेस और तमाम सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बाकायदा एक सिस्टम से सारे लेक्चर्स मिलेंगे। वहां से जाके आप वो सारे वीडियोस को भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास के अंदर हम आपसे जो बातचीत करने वाले हैं, तो पहले एक बार मैं आपको टॉपिक कवर करा देता हूं कि मैं क्या क्या आपको इसके अंदर डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग जानेंगे। देन हम जानेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा स्ट्रक्चर हम समझेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। करंट अकाउंट को हम जानेंगे, साथ ही साथ देखेंगे करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट को रखा जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। देन हम कैपिटल अकाउंट पे बात करेंगे और कैपिटल अकाउंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है आपका करंट अकाउंट के अंदर और कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यानी ये पूरी की पूरी क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने इन टॉपिक्स को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि एज इट इज आपके सिलेबस के ऊपर बनाई गई क्लास है, और सिलेबस को टच करते हुए हमने टॉपिक को जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर हमने समराइज की है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, यानी कि यूजुअली गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट अराइजेस बिटवीन अ कंट्री एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। बहुत आराम से देखिए, समझिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहा गया कि आमतौर पे होता क्या है कि जो सरकारें हैं वो सरकारें अपने जो भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं एक कंट्री के बीच में और दुनिया की और सारी कंट्रीज के बीच में, उन सभी को क्या करती हैं, अपने पास रिकॉर्ड करती हैं। तो जो अपने पास वो रिकॉर्ड करती हैं, उस रिकॉर्डिंग का जो टाइटल दिया जाता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। मैं बात रिपीट कर रहा हूं, दोबारा फिर से समझिएगा। यानी एक सरकार के दुनिया के और सारे देशों के साथ बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को जिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर लिखा जाता है या जिन बुक्स में लिखा जाता है, उस बुक्स का जो टाइटल है, ये कह सकते हैं जहां पर इसको लिखते हैं उसका टाइटल हम क्या देते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट देते हैं। बात समझ में आ गई आपको। और देखिए, इसको क्लियर करते हैं। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है किन चीजों का, ऑल द ट्रांजेक्शंस between entities in one country and the outside world over a specific time period such as quarter or year। यानी वो क्वार्टर का टाइम पीरियड हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है या ईयरली हो सकता है, लेकिन एक देश के अंदर जितनी एंटिटीज हैं उनका दुनिया की और सारे देशों के साथ एक स्पेसिफिक पीरियड में जो भी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शंस हैं, उन सभी ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ये आपको बस ध्यान रखना है। क्लियर है गया। इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, एंटिटीज इन वन कंट्री। तो एंटिटीज का मतलब है वो कौन कौन से लोग हैं जिनके ट्रांजैक्शंस को इसमें शामिल किया जाता है। तो इट लिस्ट ऑल द इंटरेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री। तो इसमें कौन लोग आते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को भी शामिल किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल किया जाता है, इसके अलावा गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस को भी शामिल किया जाता है। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये सिर्फ सरकार के ही ट्रांजैक्शंस नहीं है, एक देश के दुनिया के और देशों के साथ एक फाइनेंशियल ईयर में जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सबको शामिल करते हैं। तो उसमें इंडिविजुअल पर्सन के भी ट्रांजैक्शंस आएंगे, गवर्नमेंट के भी ट्रांजैक्शंस आएंगे और साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के भी ट्रांजैक्शन आएंगे। अब जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस हैं, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसफर और टाइटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसको हम लोग शामिल करते हैं। तो जो भी पेमेंट ऑफ बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इन दोनों चीजों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। क्लियर हो गया ना बात ये। चलिए, तो मोटा मोटा समझ में आ गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक कंट्री का
एक कंट्री के अंदर जितनी भी इंटिटीज हैं, इंडिविजुअल हो गए, कंपनीज हो गए, फर्म हो गए, उन सभी का जितने भी उन सभी के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं दुनिया के और सारे देशों के साथ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन से आते हैं, यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कंट्री की एंटिटीज के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में एक्चुअली आते कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं इसकी बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में ट्रांजैक्शंस जो आते हैं वो 4 प्रकार के बेसिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब उन चारों ट्रांजैक्शंस को जरा देखिएगा गौर से, क्योंकि इसी से क्लियर होगा कि आगे आपको सीन समझना क्या है। तो जो 4 ट्रांजैक्शंस हैं उसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम, दूसरा जिसे हम इनविजिबल बोलते हैं, तीसरा कैपिटल ट्रांसफर, चौथा यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये 4 आइटम्स जो हैं आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर शामिल किए जाते हैं। क्लियर है? विजिबल में क्या आता है, इनविजिबल में क्या आता है, कैपिटल में क्या आता है और यूनिलेटरल में क्या आता है, इनको भी एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। विजिबल की बात करें तो विजिबल इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ टेंजिबल गुड्स। विजिबल में क्या आता है, विजिबल का मतलब जो चीजें दिखाई देती हों, तो दिखाई क्या देती हैं, दिखाई देते हैं आपके गुड्स। तो यानी कहा गया है विजिबल के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आता है वो जितने भी टेंजिबल नेचर के गुड्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विजिबल। यानी मोटा मोटा कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम विजिबल के अंदर रखते हैं। इनविजिबल का मतलब होता है इसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट रखते हैं सर्विसेज का, जैसे सॉफ्टवेयर सर्विस हो गई आपकी, इंश्योरेंस हो गई, शिपिंग सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, इन्हें हम लोग इनविजिबल में रखते हैं। इसे हम ना देख सकते हैं, इसे हम ना ही टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना ही इसका मेजर कर सकते हैं, वो होते हैं विजिबल के अंदर, इनविजिबल में। कैपिटल ट्रांजैक्शन में क्या आते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस के ऑल द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स आते हैं जो कि बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किए जाते हैं। उससे या तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज होती है या तो आपकी फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, यानी कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जिससे आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, या तो आपकी फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। एग्जांपल समझिएगा, शायद अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लोगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई। आपके पास मान लीजिए कि सपोज दैट दो प्लॉट्स थे, एक प्लॉट को आपने बेच दिया, तो बेच दिया उससे मान लो 50 लाख रुपए मिल गए, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज इन एसेट हो गया, वहां तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी लेकिन यहाँ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया एसेट। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तब भी कैपिटल ट्रांजैक्शन, और एसेट अगर लायबिलिटी एसेट डिक्रीज होगी तब भी क्या है, कैपिटल ट्रांजैक्शन। क्लियर है ना? ये एग्जाम्पल में लिखा भी है नीचे कि सेल ऑफ एसेट और बारोइंग, तो एसेट बेचो या पैसा उधार लो, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके अंदर एक यूनिलेटरल बेसिकली ट्रांसफर है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होता है वन साइडेड आपका ट्रांजैक्शन होता है जिसमें एक जो पार्टी होती है वो पेमेंट करती है, अगली पार्टी उसके बदले में कोई कंपनसेशन नहीं देती। जैसे आपको क्या मिल गया, गिफ्ट मिल गया कहीं से, अगर कहीं से आपको गिफ्ट, मान लो आपके जो पेरेंट्स हैं या कोई जानने वाले विदेश में रहते हैं और विदेशों से आपको कोई गिफ्ट आ गया, तो ये क्या है, ये आपके लिए क्या है, अब बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफर है। ऐसे ही आपको कोई ग्रांट मिल गई, डोनेशन मिल गई गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट के और लोगों को फॉरेन ने दे दी, फॉरेन गवर्नमेंट ने दे दी, तो वो भी आपके लिए क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि एक कंट्री के जो जितने भी एंटिटीज हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तो गवर्नमेंट हो, उनका दुनिया की और सारी कंट्रीज के साथ एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके सब टोटल को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आते हैं। सबसे पहले विजिबल आता है, विजिबल का मतलब जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनविजिबल, जिसे आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। तो विजिबल में आते हैं गुड्स, इनविजिबल में आती हैं सर्विसेज। नेक्स्ट आपने देखा कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जो या तो लायबिलिटी को बढ़ा देती हैं या तो एसेट को घटा देती हैं। फिर आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी वो चीजें जिनके बदले में आप कुछ परफॉर्मेंस नहीं देते हैं लेकिन वो पैसा आपको मिलता है, चाहे तो आपको गिफ्ट मिल जाए या डोनेशन मिल जाए या ग्रांट मिल जाए, वो होते हैं आपके कितने, यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि इट इज द एग्रीगेशन ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन वेदर इट इज विजिबल और इनविजिबल। इसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों ट्रांजैक्शन आते हैं।
तो ये एक इसका बेसिक कह सकते फीचर है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ये आमतौर पे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है कंप्रिहेंसिव स्टेटमेंट है दैट इनकम्पासेस विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर, जिसमें विजिबल भी आता है, इनविजिबल भी आता है और कैपिटल ट्रांसफर भी इसी के अंदर शामिल किए जाते हैं। वही मैंने आपको बता ही दिया, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये सारी चीजें आती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत छोटा सा इसका स्ट्रक्चर बनता है। जो भी आप इसके अंदर अकाउंट्स बनाएंगे, अभी कंपोनेंट आपको बताएंगे, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड। जैसे नॉर्मल आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, लगभग वैसे ही ये होता है। ये आपका डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करता है, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। इसके डेबिट साइड में जितने भी आपके आउटफ्लो होते हैं, जो पैसा आपके पास से जा रहा होता है वो डेबिट साइड में आता है, और जो पैसा आ रहा होता है ये वो कहाँ आता है, इनफ्लो आपके आते हैं बेसिकली क्रेडिट साइड के अंदर। आउटफ्लो डेबिट में, इनफ्लो क्रेडिट में। क्लियर? तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट है। कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस एज इट आल्सो फॉलोज द डबल एंट्री सिस्टम, तो ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। लेकिन जो रियलिटी है आपका, जो रियलिटी ये होती है कि बेसिकली जो आपके डेबिट और क्रेडिट साइड है, भाई रूल तो यही होता है प्रैक्टिकली, अगर आपने रूल पढ़ा ही है सबने, कि डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, चाहे ट्रायल बैलेंस हो चाहे बैलेंस शीट हो, उनमें इक्वल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये फॉलो तो डबल एंट्री सिस्टम करता है, लेकिन आम तौर पे आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों साइड इक्वल देखने को मिलती नहीं है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए, कभी से इत्तेफाक से ऐसा हो जाए कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर है, तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस है वो कैसा है, इक्वल बैलेंस है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाए, डेबिट साइड कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, फिर सरप्लस हो जाएगा। हालांकि इंडिया के केस में सरप्लस होता नहीं है, इंडिया का मामला हमेशा डेफिसिट में ही चलता है, तो आप जान ही रहे होंगे। तीसरा केस बन सकता है कि आपका क्रेडिट साइड कम हो, मतलब कह सकते हैं डेबिट ज्यादा हो जाए, क्रेडिट कम हो जाए, तो आपका डेफिसिट हो सकता है। ये बातें सब आपको सारी समझ में आ गई होंगी। तो अगर क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर हैं तो बैलेंस आ गया आपका। सरप्लस कब आएगा, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा, तो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। और डेफिसिट कब होगा, जब क्रेडिट कम होगा, डेबिट ज्यादा होगा। ये एक बार मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। क्रेडिट साइड का मतलब होता है आपके इनफ्लोज, और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो अगर इनफ्लो ज्यादा होंगे, आउटफ्लो कम होंगे, तो जाहिर है सरप्लस में रहेंगे। और क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपके जो इनफ्लो हैं वो कम पड़ रहे हैं, आउटफ्लो जो है वो क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक तो ठीक ही होगा। सॉरी यार, कुछ थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस को हम कैरी करें, उसमें बीच में गैपिंग ना हो। देखिए यहाँ तक सब ठीक चल रहा। अब आते हैं किस पे, कंपोनेंट पे। तो इसका जो कंपोनेंट है आपका बेसिकली, वो एक तो करंट अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, एक होता है कैपिटल अकाउंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो करंट अकाउंट में आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, ये आते हैं किसमें, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं, बारोइंग एंड लेंडिंग्स आती हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो आएंगे, और चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, करंट अकाउंट के अंदर। तो ये कंपोनेंट जरा फटाफट से रट लीजिए। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विजिबल। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल। अभी इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर में जैसे गिफ्ट आते हैं, ठीक है, डोनेशन आती हैं, ग्रांट आती हैं, ये आपके किसके अंदर, विजिबल के अंदर। यानी कि जिसमें वन साइडेड ट्रांजैक्शन होते हैं, एक साइड में एक साइड की पार्टी काम कर रही होती है, अगली पार्टी कोई काम नहीं कर रही होती है। और जितनी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट होंगी इनकम के, रिसिप्ट पेमेंट का मतलब कि हमारे देश के लोग जो है वो अब्रॉड में जाके काम कर रहे होते हैं, इंडिया के लोग बाकी देशों में काम कर रहे हैं, जो पैसा लेके आएंगे वो रिसिप्ट हो गई। बाहर के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो जो हम पेमेंट करने वाले हैं अब्रॉड के लोगों को, यानी जो आपके एनआरआईज हैं आपके, उनको हम पेमेंट करने वाले हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। बारोइंग लेंडिंग समझ ही रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएंगे, और चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आपका वो इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि करंट अकाउंट को समझना है। तो करंट अकाउंट क्या होता है, तो करंट अकाउंट के अभी एलिमेंट समझ ही गए हैं, बस उसको थोड़ा समझ लीजिए।
तो करंट अकाउंट रेफर्स द अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट रिलेट टू द एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी करंट अकाउंट बेसिकली क्या है, ये उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिनका रिलेशन एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट के साथ है। रिसिप्ट पेमेंट कहाँ से आनी चाहिए, या तो आपकी विजिबल आइटम से आए, या इनविजिबल आइटम से आए, या तो यूनिलेटरल ट्रांसफर से आए, वो आपके करंट अकाउंट के अंदर शामिल किए जाएंगे। सो इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या रिकॉर्ड करता है, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिकॉर्ड करता है। करंट ट्रांसफर आपका जो स्पेसिफिक पीरियड के होते हैं वो रिकॉर्ड करता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जितने भी टेंजिबल, इनटेंजिबल और जो वन साइडेड ट्रांजैक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग होती है। क्लियर हो रहा है ये बात, दोबारा मैं बता रहा हूँ समझिएगा। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर आते हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट एंड रिसिप्ट होती हैं आपकी वो आती हैं। वो चारों चीजें आती हैं जो ऊपर अभी आपने पढ़ी थी। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब काम आपको आराम से सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं बार बार आपकी क्लासेस के अंदर दोहराता हूं कि आपको जो काम करना है वो कछुए की रफ्तार से चल रहा है, खरगोश बनने की आवश्यकता नहीं है। तो पांचों ट्रांजेक्शन फिर से रिपीट करेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और नेक्स्ट था आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल का मतलब है वन साइडेड ट्रांसफर। एक ये भी आपका आ गया जो भी आपको प्रॉपर्ली दिखाई पड़ रहा होगा, यूनिलेटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द अब्रॉड, विदेशों से जो हमें मिलते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। क्लियर ये, और रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ये चार आइटम आपके इसके अंदर आते हैं। तो ये आप जान ही रहे थे कौन कौन से आइटम आते हैं, चार आते हैं। कौन से, देखिए कितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपके दिमाग में घूमेगा। सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले विजिबल आइटम्स आते हैं। विजिबल का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल में क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरे नंबर पे क्या आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल का मतलब क्या हो गया, वन साइडेड ट्रांसफर, जहां पर आपको एक चीज मिलती है, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, जैसे डोनेशन हो गया, गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया। और इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब है कि आपके लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, या आप तो उस पर आपको क्या होता है, सैलरी मिलती है। आपने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे बाहर लोगों ने यहाँ किया है तो उनको मिलता है। चलिए रही, अब करंट जो अकाउंट आपने बनाया उसमें तीन तरीके के बैलेंसेस निकल के आ सकते हैं। पहला तो निकल सकता है कि करंट अकाउंट जो है सरप्लस में हो जाए। तो सरप्लस कब होगा, जब क्रेडिट आइटम किससे बड़े होंगे, डेबिट से बड़े होंगे। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, क्रेडिट में क्या लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है इनफ्लो, और डेबिट में क्या लिखा जाता है, आउटफ्लो। तो इनफ्लो ज्यादा होंगे, आउटफ्लो कम होंगे, तो क्या होगा, करंट अकाउंट सरप्लस में आएगा। अब अगर करंट आउट सरप्लस में आएगा तो सो द नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब है कि ये जो नेट इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो शो करने का काम करता है कौन, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या शो करता है, नेट इनफ्लो शो करता है फॉरेन एक्सचेंज का। एक्सपोर्ट इस केस में ज्यादा होगा, इंपोर्ट जो होगा आपका क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कम होगा। और तीसरी चीज क्या होगी, इट इम्प्लाइज दैट कंट्री लेंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि इंडिया मतलब हमारे देश ने दूसरे देशों को उधार दिया है, ना कि उनसे उधार लिया है। अगर करंट अकाउंट आपका सरप्लस में आता है तो ये तीन बातें निकल के आती हैं। पहली चीज तो क्रेडिट साइड आपकी डेबिट से ज्यादा होगी, वो ठीक है, ये बताएगा कि हमारा जो नेट इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो शो करेगा। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है, इंपोर्ट हमारा कम हो गया, और हमारा जो आउटसाइड ट्रांजेक्शंस हैं उसमें क्या हो गया है कि हमने लेंडिंग ज्यादा करी, पैसे उधार ज्यादा दिए। क्लियर है। बैलेंस अगर करंट अकाउंट होगा तब क्या होगा, क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लो और डेबिट का मतलब होता है आउटफ्लो। तो भैया इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो, तो मामला क्या होगा, बैलेंस होगा। ये इंडिकेट करेगा आपका आउटफ्लो को इंडिकेट करेगा, यानी कि इंडिकेट इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो और एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट। बैलेंस में सारी चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। बैलेंस का मतलब ये होता है कि एक तराजू है तो दोनों तरफ अगर सामान हम रखें, सामान खरीदने जाते हैं, जितना यूनिट रखी जाती है उतना सामान दिया जाता है, तो वो बैलेंस होता है। नेक्स्ट जो है आपका वो डेफिसिट कब होगा, डेफिसिट तब होगा जब करंट अकाउंट मतलब करंट अकाउंट का जो क्रेडिट आइटम है वो कम होगा, डेबिट ज्यादा होगा। डेबिट का मतलब क्या, आउटफ्लो। अगर ये आउटफ्लो ज्यादा हुआ इनफ्लो से तो क्या होगा, ये डेफिसिट होगा। ये बताएगा कि नो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। एक्सपोर्ट आपका घट गया, इंपोर्ट आपका बढ़ गया।
इसके अलावा बताएगा कि कंट्री ने बाहर से पैसे बारो किए हैं, ना ही कि बाहर को दिए हैं। सरप्लस में कंट्री ने दूसरे देशों को पैसे दिए थे, और इसमें क्या होगा, दूसरे देश से हम बारो करेंगे, ये इसमें फर्क है। ये भी शायद समझ गए होंगे आप। अब आगे फिर से बढ़ो। अब जानो क्या होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट पहले जान लो। तो कंपोनेंट वही है जो पहले आपने पढ़े थे अभी। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है बारोइंग एंड लेंडिंग टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी दूसरे देशों से या तो हम पैसे उधार लेते हैं या तो उनको पैसे देते हैं। दोनों ट्रांजेक्शन किसमें आएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। भाई दूसरे देशों से पैसे उधार ले भी सकते हैं तो हम उधार दे भी सकते हैं, दोनों ट्रांजेक्शन आएंगे। इन्वेस्टमेंट या तो हम दूसरे देश में करते हैं या तो दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो हम विदेशों में इन्वेस्टमेंट करें या तो वो आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार से हम करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। एक होता है जिसे हम बोलते हैं FDI, उसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या तो हम FDI कर सकते हैं या तो हम FPI कर सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो FDI जो होता है बेसिकली वो एक ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्पस के लिए किया जाता है कि उसमें आप अपनी ओनरशिप या अपनी कंट्रोलिंग लेना चाहते हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ हमें अपने पैसे लगाने होते हैं, उसके बदले में हमें क्या लेना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस होता है वो सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करके, यानी आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मुद्दा आपका ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, अर्निंग चाहिए। लेकिन जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको सिर्फ प्रॉफिट कमाना आपका पर्पस नहीं होता है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग भी लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, आपको उसके अंदर क्या करना है, मतलब प्रॉपर्ली आपको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है। क्लियर ये? तो एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट का। थर्ड हो गया चेंजेस इन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस को भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आइटम के अंदर ही रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आपको। चलिए, इसका जो बैलेंस बनता है उस बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है। तो अगर क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट से तो अगेन क्या होगा, सरप्लस होगा। सरप्लस ये इंडिकेट करेगा कि न्यू आपका जो इनफ्लो है कैपिटल का हुआ है, इसका मतलब विदेशों से आपने कैपिटल ली है या कहीं से भी ली बट इनफ्लो बढ़ा है। इसमें क्या होगा, रिसिप्ट ऑफ लोन एंड सेल ऑफ शेयर। जो लोन का रिसिप्ट करना और सेल का शेयर करना वो ज्यादा होगा किससे, रीपेमेंट ऑफ लोन और परचेज ऑफ एसेट से। यानी इस साल लोन आपने ज्यादा लिया होगा और शेयर आपने ज्यादा बेचे होंगे। लोन का रीपेमेंट कम किया होगा, शेयर खरीदे कम होंगे। ये किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट सरप्लस में। इसी तरीके से बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस में आपका क्रेडिट डेबिट इक्वल होते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होते हैं, दोनों डेबिट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर इनफ्लो आउटफ्लो इक्वल हो जाएगा तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। और डेफिसिट में क्या होता है, डेफिसिट में क्या होता है, क्रेडिट आइटम कम होते हैं, डेबिट ज्यादा होता है, और नेट आउटफ्लो जो होता है आपका वो इंडिकेट करता है कौन, डेफिसिट। और रीपेमेंट ऑफ लोन और परचेज ऑफ एसेट जो होता है इस बार ज्यादा होता है, रिसिप्ट ऑफ लोन और सेल जो होती है आपकी कम होती है। तो कैपिटल अकाउंट का सरप्लस होना बेहतर नहीं माना जाता है। सरप्लस है जिसका मतलब है कि आपने विदेशों से ज्यादा पैसा ले रखा है। क्लियर है ये? अब देखिए, तो ये कहा गया है कि जब आप करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट बनाए चाहे कैपिटल अकाउंट बनाए, वहां पर बेसिकली एरर एंड ओमिशन होने की संभावनाएं रहती हैं कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हम अंदाजे से लिख लेते हैं जो कि एग्जैक्टली अमाउंट में आपको मिलते नहीं। तो उस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा एक बार इसका अंतर हम साथ में फटाफट से जान लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, रिवीजन आपका बार बार होता रहेगा। तो करंट अकाउंट बेसिकली क्या है, करंट अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं कि करंट अकाउंट बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू द अकाउंट which indicate all the transactions that relate to actual receipt and payment। तो जो करंट अकाउंट क्या है, करंट ईयर के अंदर जो एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट होते हैं विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स के या यूनिलैटरल ट्रांसफर के स्पेसिफिक पीरियड के वो लिखे जाते हैं। इसके अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं वही लिखे जाते हैं जिनका इंपैक्ट पड़ता है एसेट और लायबिलिटीज पे। लायबिलिटी जिनसे बढ़ जाती है, एसेट जिनसे घट जाती है, वो होते हैं आपके कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो नेचर की बात करें तो इसमें जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं अंडर दिस अकाउंट, दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी। जो रिसिप्ट और पेमेंट वाले ट्रांजैक्शन होते हैं करंट अकाउंट के, वो एसेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं डालते हैं। लेकिन जो कैपिटल के ट्रांजैक्शन होते हैं वो एसेट और लायबिलिटी पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। एसेट को बढ़ा देते हैं, लायबिलिटी को बढ़ा देते हैं, एसेट को घटा देते हैं। इन्फ्लुएंस की बात करें तो इट अफेक्ट द करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम। ये कंपनी कंट्री की इनकम के करंट लेवल को बताता है
और ये कैपिटल मार्केट जो होता है कंट्री का उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा करंट अकाउंट जो है आपका एक फ्लो कंसेप्ट है। कैपिटल स्टॉक जो है करंट कैपिटल स्टॉक क्या है आपका स्टॉक कंसेप्ट है। करंट अकाउंट क्या है फ्लो कंसेप्ट है। कैपिटल अकाउंट आपका जो है स्टॉक का कंसेप्ट है, उसमें डेली पैसा आता जाता नहीं। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें डील की बात करें तो करंट अकाउंट जो है रिसिप्ट में बात करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करता है, नॉन कैपिटल गुड्स की ये बात करता है। और ये बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उनके यूजेस की बात करता है, किन किन यूजर से पैसा आया, किन किस में यूजेस में पैसा गया। इसी तरीके से अगर आप इसके डेफिसिट को बैलेंस को समझें तो वो भी आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कभी डेफिसिट होगा तो डेफिसिट होने में क्या होता है कि आपका जो करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा, इसका मतलब यह है कि डेबिट वैल्यू ज्यादा होगी, क्रेडिट क्या होगी कम होगी। यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इज लेस देन द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो इसमें हमेशा डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा। और डेफिसिट के केस में इसमें भी आपका कैपिटल में भी डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला अगर हम लोग बात करें तो बहुत बेसिक सी बात है। करंट अकाउंट में क्या होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल। तो विजिबल और इनविजिबल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट निकाल लीजिए, प्लस उसमें क्या करें करंट ट्रांसफर ऐड कर दीजिएगा। कैपिटल निकालोगे तो बारोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड वो ऐड कर लो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड वो ऐड कर लो, और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो चेंजेस हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो जो आपकी वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। क्लियर है? अभी यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आपका। आप देखिए मेरे ख्याल से ये पार्ट आपका कंप्लीट ही हो गया होगा। हाँ एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिकली आपकी क्लास थी। मेरे ख्याल से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस बारे में आपको जो बतानी चाहिए थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी होगी। तो मोटा मोटा आपको सब कुछ समझ में आ गया कि करंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट कौन से थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन होते हैं। यानी ओवरऑल पूरी इन्फॉर्मेशन जो होगी आपकी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच गई होगी। प्रॉपर इसका नोट्स बना लीजिए। इसका सेकंड पार्ट जैसे ही मैं अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द वो भी आपको मिल जाएगा। उस पर इसका रिमेनिंग कंसेप्ट होगा, वो भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी इसे आप शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की सुविधा का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।